हेलो। इस वीडियो में हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है उसको आगे को प्रोसीड करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या है, रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब आ जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो तो सब इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट नहीं है वो मैं खुद ही नहीं पढ़ाता हूँ। अब देखो, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ जाओ या रेट लॉ को समझ जाओ, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को समझ जाओ, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जो पावर होगी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो वैल्यू है उस पर चेंज आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी की चीजें आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। अब देखो, पहले नाम से समझना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड कर रहा है जीरो कंसंट्रेशन पावर टर्म में रिएक्टेंट की, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल लेते। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहां रेट ऑफ रिएक्शन जो छोटा आ रहा है वो डिपेंड करेगा यूनिट कंसंट्रेशन पावर टर्म ऑफ रिएक्टेंट। यूनिट कंसंट्रेशन पावर मतलब सिंगल या वन कंसंट्रेशन पावर में जहां डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की। आप लोगों को पता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करता है, उसी के बेसिस पे हम जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर बताते हैं। लेकिन यहाँ पर को अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन पावर पे अगर डिपेंड करेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो सपोज करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी हमारी ए, कैपिटल ए गिव्स टू कैपिटल पी। यहाँ पर को हमारा कैपिटल ए हो जाएगा रिएक्टेंट, कैपिटल पी हो जाएगा प्रोडक्ट। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है एक्स वाई ले लो या कोई रिएक्शन ही ले लो, जो आपकी मर्जी है। कोई रिएक्शन भी ले सकते हो, N2+H2 गिव्स NH3, ऐसे करके कुछ भी रिएक्शन ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे, छोटा आर के हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर को वन के प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर को वन होगा, तो तभी जाके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि वन। अगर जीरो होता तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, रेट हमारा आ जाता रेट कांस्टेंट के बराबर। वो चीज हम लोगों ने पहले देख ली है। एग्जाम्पल देख लो भाई, N2O5 है हमारे पास, N2O5 ध्यान रखना, N2O5 क्या क्या दे रहे हैं, 2NO2 प्लस हाफ O2। यहाँ पर कोई रिएक्शन बैलेंस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्टेंट के साइड के एटम्स प्रोडक्ट के साइड के एटम्स के बराबर होने चाहिए। अब देखो भाई, दो नाइट्रोजन इस तरफ है, दो नाइट्रोजन इस तरफ है, 5 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और हाफ ऑक्सीजन इधर है। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो हाफ में कितने हो जाएंगे, एक एटम होगा ऑक्सीजन का। हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितना होगा, एक एटम होगा ऑक्सीजन का। तो समझ लो यहाँ पर को रेट ऑफ अ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पर को एक्सपेरिमेंटली जब निकाला गया होगा N2O5 की कंसंट्रेशन 1, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। अब देखो अगली रिएक्शन है, NH4NO2 क्या कर रहे हैं, NH4NO2 जब डिकम्पोज हो रहा है तो 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल दे रहे हैं दो, और N2 गैस यहाँ पर को प्रोवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस। अब देखो भाई, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर को, एक ही है, एक ही है, दो नाइट्रोजन हो गए। इस तरफ कितने हैं, दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 4 है, इस तरफ देखो 2 2 4, ये 2 इधर है, ये 2 उसके आगे कोफिशिएंट लगाए तो 2 2 4। और ऑक्सीजन कितने, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन है ना इधर, ये 2 तो पूरा मल्टीप्लाई में H2 के, ऐसे समझो। लेकिन रेट ऑफ अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहेंगे हम लोग, रेट जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, NH4NO2 की पावर 1। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया होगा, दिख भी रहे हम लोग को, दिख भी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को यहाँ पर को दो मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे, या दो यहाँ पर को रिएक्टेंट दिख रहे होंगे, या तीन दिख रहे होंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 या 2 होगा। जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर को अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रहा है, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिख रही है, यहाँ भी एक ही दिख रही है, तो हम लोग कह भी दे रहे हैं 1 है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था जीरो के लिए, अब वैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देखना भाई। अब देखो, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन अगर हम लोग को निकालने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर जो इंक गिरी है इसको नेग्लेक्ट करना है, ये गलती से हो गया। सपोज कर रहा हूं मैं कोई रिएक्शन, कैपिटल ए गिव्स कैपिटल पी। तो देखो, जब टाइम जीरो है, हमारा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो रिएक्टेंट खत्म ही नहीं हुआ होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0, मतलब कि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने A0 ली है। आप कुछ भी ले लो, आप कोई रिएक्शन ही ले लो, एक्स वाई ले लो, इधर इधर एक्स ले लो, प्रोडक्ट को वाई ले लो, या कोई रिएक्शन ही ले लो ऊपर से, इन्हीं रिएक्शनों को ले लो। अब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसान होगा करके, तब मैंने ए और पी ले रखे। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर को A0,
इनिशियली, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, टाइम 0 है हमारा। अब देखो फाइनल क्या हो जाएगा फिर, कुछ टाइम पीरियड बाद टी टाइम बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x मान लिया, आप कुछ भी मान लो, मैंने छोटा x मान रखा है, x है, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ कम हुई होगी तभी तो प्रोडक्ट x बने टी टाइम के बाद। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 दिन, 10 दिन, ऐसे कुछ भी। अब देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो भाई रिएक्टेंट का अगर टाइम के साथ अगर हम लोग क्या बताना चाहे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताना चाहे, रेट बताना चाहें, देखो माइनस का डी ए अपॉन में डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। इसको समझ रहे हो, मतलब कि रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना करना है बस, रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कि कितना यहाँ पर को डिसअपियर हो रहा है हमारा, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हम लोगों ने कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, इसी को उतार दो, माइनस डी ए अपॉन में डी टी, डी 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 क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर को कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है, इसका मतलब कि टाइम बहुत ही कम होगा। अचानक से रिएक्शन चल रही है, किसी ने पूछ दिया हाँ बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में, 10 की पावर -6, 10 की पावर बहुत छोटे लेवल पे अगर पूछ दिया तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर यहाँ पर को डेल्टा, जिसको हम लोग छोटा ट्राइंगल जैसा भी देखते हैं, वो होता तो तब एवरेज रेट, इसका मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड पे यहाँ पर को हमारी बात हो रही है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट का एग्जांपल है। माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू K1, K1 क्या आ गया अब यहाँ पर को रेट कांस्टेंट, और ए की पावर 1 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1, इतना हो जाएगा। अब देखो क्या करने हैं, कुछ नहीं करने, माइनस का डी ए ऐसे के ऐसे ही रखो, इस ए नॉट ए की पावर 1 को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो ए की पावर 1 को, और K1 वहां का वही है, वहां का वही है, dt इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो अगर हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी ए अपॉन में ए, माइनस का डी ब्रैकेट में ए की कंसंट्रेशन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है हमारा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K1 dt। K1 तो कांस्टेंट है, उसका कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा। देखो अब माइनस का ln a हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, माइनस डी एक्स अपॉन में x, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x, तो ये देखो a है तो क्या हो जाएगा माइनस का ln x। अगर इसको log बेस 10 बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। k कांस्टेंट है तो वैसा का वैसा हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ पर को प्लस में i लगाए, i के हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लिखा भी है भाई, i के हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर हम लोग क्या बताना चाहें यहाँ पर को, माइन ln a नॉट की अगर वैल्यू बताना चाहें, ln a नॉट की वैल्यू तो कैसे करके बता सकते हैं वो देखना। ln a नॉट की वैल्यू हम लोग को यहाँ i की वैल्यू अगर रखना चाहें, चलो i की वैल्यू रखना चाहें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो हमारा, इसकी वैल्यू रखते हैं तो कैसे रखेंगे देखो। अब देखो भाई टाइम अगर हमारा 0 है, टाइम 0 है, समझना यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना, इंटीग्रेशन करा, आई लगाया यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, टाइम अगर हमारा 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, इनिशियल कुछ खत्म नहीं हुआ है, ए नॉट होगी, तो माइनस का ln a नॉट, ये टर्म जो बोल रहा हूँ मैं, माइनस का ln a नॉट, ए नॉट भी यहाँ पर को माइनस का ln a नॉट तो किसके बराबर हो जाएगा बोल रहे हैं, माइनस का ln a नॉट आई के बराबर। टाइम 0 है तो ये वाली ध्यान से देखना, टाइम 0 है बोल रहे, टाइम 0 है तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, तो a को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, a नॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ a को, क्योंकि टाइम 0 है हमारा, और i अब मेरा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का ln a नॉट, ये पूरा टर्म 0, टाइम 0 है, ये पूरा टर्म 0, आई की वैल्यू अब किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का ln a नॉट, ए क्योंकि हमारा a नॉट के बराबर हो जाएगा टाइम जब 0 है। तो देखो अगर अब माइनस का ln a नॉट की वैल्यू अगर मैं रखूंगा आई की जगह, ये इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में, आई की जगह मैं क्या रखूंगा अब, माइनस का ln a नॉट, तो क्या वैल्यू बनेगी देखना, देखो भाई क्या वैल्यू बनेगी सेकंड इक्वेशन में, आई की वैल्यू रखूंगा तो अगर माइनस का ln a, ये देखो सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, माइनस का ln a क्योंकि रिएक्टेंट है तब माइनस लगा हुआ है उसके आगे, माइनस का ln a ताकि वो माइनस में ना आए रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस का ln a इक्वल टू K1 वैसे ही रहेगा, T वैसे ही रहेगा, माइनस ये इसकी वैल्यू रख दी ना, आई की जगह ये रख दिया माइनस ln a नॉट। ध्यान से दोबारा से सुन लेना तब जाके समझ में आएगा, टाइम 0 है तो ये पूरा टर्म 0, हमारा आई किसके बराबर आ गया, माइनस का ln a नॉट, क्योंकि जो रिएक्टेंट होगा वो टाइम 0 पे जितना पहले लिया है उतना ही होगा, 100 लिया तो 100 ही होगा, तब a नॉट लिखे, उसकी मतलब
जीरो टाइम पे कितनी उसकी कंसंट्रेशन थी, तब जाके ये चीज आई। अब देखो, और या क्या लिख सकता हूं मैं इसको, देखो ln a नॉट को अगर मैं क्या करना चाहूँ यहाँ पर को, अच्छा अब ऐसा कर सकते हैं आप लोग, अगर ये माइनस का साइन में हटाना चाहूँ ना, माइनस का साइन गंदा लग रहा है अगर आप लोगों को, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, देखो माइनस के साइन को अगर हटाऊंगा तो इधर क्या बन जाएगा प्लस, पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ln a बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln a क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ln a रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस k1t प्लस ln a नॉट, इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो काम देखना, अब थोड़ा सा बचा है, देखो अब आई गया, तो क्या हो जाएगा, k1t को अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो k1t इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln a, ln a नॉट माइनस ln a। अब k1t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है हमारा ln a नॉट माइनस ln a को क्या लिख सकता हूँ मैं, ln a नॉट अपॉन a, माइनस वाले को इसके नीचे भेज सकता हूँ, ये a को इसके नीचे भेज सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर तुम लोगों को इसको ln को हटा के log बेस 10 बनाने हैं, क्योंकि log वाली वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, तो log बनाने तो क्या करूंगा, इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अब क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, पहले ऊपर देखो k1t इक्वल टू log बेस 10 a नॉट अपॉन में a, k1t इक्वल टू, अच्छा 2.303 भी आएगा, k1t इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a नॉट अपॉन में a। अब क्या हो जाएगी फिर इक्वेशन, अगली लाइन में देखना, पहले ऊपर ध्यान से सुन लो इक्वेशन को, पहले ध्यान से सुनना है, यहाँ पर क्या बनेगी हमारी, k1t इक्वल टू log 2.303 log बेस 10, ln का log बेस 10 बना दिया, नेचुरल log को log बेस 10 बना दिया, तो तब क्या बनेगी इक्वेशन में, क्या बोल रहा हूँ इस वाले को ध्यान से सुनना, k1t इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a नॉट अपॉन में a। लेकिन अब k1 की वैल्यू निकालनी है अगर हम लोग को रेट कांस्टेंट की, तो क्या हो जाएगी, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a नॉट अपॉन में a। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर को हो जाएगी। और जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो कैसे करके देख सकते हैं ग्राफ के रिस्पेक्ट में, तो देखो थर्ड इक्वेशन सेकंड को अगर देखें तो ln a हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और mx क्या हो जाएगा हमारा, m क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा, x t से बोल सकते हैं, और c क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर को ln a नॉट। तो देखो ग्राफ अगर दिखाना चाहें तो ये देखो, ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाईएस्ट जहां पर को है उसको क्या बोल रहे हैं ln a नॉट, और धीरे धीरे घट रही है, स्लोप निकाल रखे हैं यहाँ पर को, बस ये ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन निकालनी है हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बस आप लोग इतना समझ लो, पहले इसको समझ लो, इतना हमारा हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना इसको। थैंक यू।